स्ट्रक्चर मिडिल क्लास के लोगों को टैक्स में राहत देगा। क्या कुछ खास था इस बजट में, किस तरह के रिएक्शंस आए, वो सबसे पहले आप इस रिपोर्ट के जरिए जानिए, उसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। मोदी 3.0 का पहला बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 7वीं बार बजट पेश किया है और आम लोगों को राहत देने की कोशिश की है। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण का फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर सीधे तौर पर कोई ऐलान फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की हैं, उसके कई बेनिफिट स्कीम का फायदा राज्य को मिलना तय है। जैसे बजट में पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान यानी PMJUGA योजना का ऐलान किया गया है। इसके तहत देश भर में 63,000 गाँवों के 5 करोड़ आदिवासी समुदाय के लोगों को लाभ मिलेगा। योजना का लाभ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को होगा। बजट भाषण में रोजगार पर काफी जोर दिया गया है। केंद्र ने 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया है। इस योजना से MP और छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बजट में केंद्र ने महिला कल्याण के लिए भी योजनाओं का ऐलान किया है, जिसका लाभ MP और छत्तीसगढ़ की महिलाओं को भी मिलेगा। साफ है, मोदी सरकार 3.0 के इस बजट में कई ऐसी योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसका सीधे तौर पर लाभ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। वहीं इस बजट में जो सबसे ज्यादा खास घोषणा थी, वो है टैक्स, जिस पर सभी के निगाहें थी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में उम्मीद के अनुरूप इनकम टैक्स के मोर्चे पर मध्यम वर्ग को राहत दी है, जो 2020 में घोषित की गई नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स चुकाने वालों को हासिल होगी। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर और न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव कर मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की है। 50,000 रूपए बढ़ाकर 75,000 रूपए कर दी है। नए टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स देना होगा, 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स देना होगा, 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स देना होगा, जबकि 15 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स का प्रावधान रखा गया है। न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्स पेयर्स को सालाना 17,500 रूपए की बचत होगी, लेकिन पुराने रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव से कितना फायदा होगा। दरअसल अगर आपकी आय 3 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि 3 लाख से 7 लाख तक आपको 5% यानी कि करीब 20,000 रूपए टैक्स देना होगा। 7 लाख से 10 लाख तक 10% यानी करीब 50,000 रूपए टैक्स देना होगा। 10 लाख से 12 लाख रुपए तक यानी 15% पर करीब 80,000 रूपए टैक्स देना होगा। 12 लाख से 15 लाख आय होने पर 20% यानी करीब 1,40,000 रूपए टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज्यादा तक 30% यानी 1,40,000 रूपए से ज्यादा आपको टैक्स भरना होगा। मौजूदा सरकार ने इस बजट को बेहतरीन बजट बताया है, जबकि विपक्ष ने इसे कमर तोड़ने वाला बजट करार दिया है। विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्रीय योजना जो प्रस्तुत की गई, निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। इस बजट में मध्य प्रदेश के उस भावना के साथ धोखा किया गया। 29 सांसद मिला क्या, किसानों की आय को लेकर, किसानों की इनकम को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। 2700 और 3100 के धान और गेहूं के दाम की गारंटी थी, मोदी गारंटी। मध्य प्रदेश को झुंझुना मिला। मोदी
सरकार की तीसरी पारी का ऐतिहासिक और पहला पूर्ण बजट पेश हो चुका है। सरकार ने इस बजट में टैक्स पेयर को बड़ी राहत देकर मिडिल क्लास के अच्छे दिन लाने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष इसे सरकार बचाओ बजट बता रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, इस तरह का कुल बजट आया है। सरकार कह रही है कि सभी वर्गों को साधा गया है, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि इस बजट से कुछ हाथ नहीं लगा। समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। इस वक्त प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ जी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रियंका दुबे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और रवि जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण दिवाकर जी, सबसे पहले दोनों तरफ के दावे, सत्ता पक्ष विपक्ष के, लेकिन एक न्यूट्रल व्यू आपका, बजट कैसा रहा सर ये? और इसमें ये कहा जा रहा है कि सैलरीड क्लास का भी ध्यान रखा गया, नए रोजगार का भी ध्यान रखा गया, और जिस तरह का चुनाव का रिजल्ट रहा तो उसमें जो दो राज्य आंध्र प्रदेश और बिहार, उनका भी ध्यान रखा गया। बजट जो है प्रत्याशाओं के अनुरूप है। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि अचानक से कुछ आ गया हो। ये प्रत्याशा थी कि भाई बिहार और आंध्र प्रदेश ने विशेष सहायता की है एनडीए गवर्नमेंट की, उन्हें विशेष पैकेज मिलेगा। अब कुछ समस्याएं थी बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के, जिससे कि युवा शक्ति कुछ रुष्ट चल रही थी, उसको भी संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। वो भी इसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ा है। एक विकसित भारत 2047 में उसकी भूमिका भी तैयार करनी थी, उसके लिए भी इस बजट में दिखाई पड़ा है। मध्यम वर्ग को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जाए, वो भी इसमें देखा गया है। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं इसके अंतर्गत कि 9 सूत्री योजनाएं, प्रायोरिटी जो फिक्स की हैं, उन्हीं प्रायोरिटीज के अनुसार ही स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं। उन स्ट्रेटेजीज के अनुसार ही एलोकेशन किया गया है और उनसे परिणाम प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है। ये जो 9 प्राथमिकताएं हैं, उसमें 3 करके बांट गए। तो जब प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों को महत्व दिया गया है। जहां एक और प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की गई, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रिसर्च से लेकर के नेचुरल फार्मिंग, जो कि काफी आवश्यकता है इस समय की, उसमें 1 करोड़ फार्मर्स को जोड़ने की बातचीत की गई है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात इसमें आ जाती है। इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट को स्किल के साथ जोड़ करके एम्प्लॉयमेंट में भी देने की जब बात आई, तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 15,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब जो फर्स्ट जॉब सीकर्स हैं उनके लिए, और जो जॉब प्रदान करेंगे उनके लिए बहुत अधिक प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। इसी प्रकार से इंक्लूसिव और सोशल जस्टिस को लेकर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, सोशल जस्टिस करना है, हर समावेशी के लिए आप देखेंगे एक पूर्वोदय योजना लाए हैं। पूर्वोदय योजना को कितनी खूबसूरती से जोड़ा गया है। मैं पूर्वोदय में आंध्र प्रदेश आता है कि नहीं आता है, लेकिन बजट में आ गया है, क्योंकि बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। इन सबको जोड़ करके इनमें किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इनमें रोड्स कैसे बनेगी, इनको रेलवेज कैसे जोड़ा जाएगा, एयरपोर्ट कैसे आएंगे, सारी योजनाओं को जोड़ा गया। कल्चर को कुछ प्रकार से डेवलपमेंट से जोड़ा गया, मतलब विरासत भी और विकास भी, विरासत भी, ये योजना इसके अंदर लाई गई है। बिहार की जब बात की जाती है, बिहार के लग रहा प्रत्येक क्षेत्र के चप्पे चप्पे से लेकर, नदियों की बात हो, पुल की बात हो, एरियाज की बात हो, सबको लेकर के एक बड़ा पैकेज दिया गया है। और आंध्र प्रदेश में भी जो है काफी योजनाएं लाई गई, जिसकी चर्चा इसमें दिख रही है। इसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में भी आपके एमएसएमईज हैं, उनके लिए पैकेजेस हैं। मझोले उद्योग, थोड़ा सा कंक्लूड करें सर जल्दी से। आपकी नजर में बजट ठीक लगा आपको? मेरी दृष्टि में बजट जो है वो दूरगामी परिणाम वाला है। ठीक, अपेक्षा की जाती थी भाई कि 3 लाख से अधिक 6 लाख कर देते। मैंने पहले भी कहा है, 25,000 महीने तो आम आदमी अर्जित कर लेता है, हमसे 50,000 रुपए आजकल जो है। ठीक, एक न्यूट्रल व्यू और ले लेते हैं जयंत वर्मा जी का। जयंत वर्मा जी, क्योंकि ये एनडीए की सरकार थी और उस लिहाज से पहला बजट था, तो उस लिहाज से क्या विजन दिखा? 2047 की बात कही जा रही है,
फौरी तौर पर सोना जैसी चीज जो कि बड़ी महत्वपूर्ण होती है एक आम इंसान के लिए, उस पर जिस तरीके से कुछ ये कहा जा रहा है कि कमी हो सकती है, मोबाइल फोन्स को लेकर ये, और जो सैलरीड पर्सन है उनका भी कुछ फायदा बताने की कोशिश की गई है। आपको लगता है कि वो जो बेरोजगारी, युवा, महंगाई, जो इलेक्शन के दौरान मुद्दे चले, उन पर सबसे ज्यादा फोकस इस बार दिखा है सरकार का? देखिए, ये जो अंतरिम बजट आया था पहले 4-5 महीने का, तो वो तो मोदी गवर्नमेंट का था, पर ये जो बजट आया है ये एनडीए गवर्नमेंट का है, और ये पहला बजट है एनडीए गवर्नमेंट का। और इसमें जो सरकार के लिए जो साथ में आंध्र प्रदेश और बिहार का जो समर्थन चाहिए था, तो 2 लाख करोड़ उनको दे दिया विशेष पैकेज। तो ये तो एनडीए का बजट है, क्योंकि अभी चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं है, चुनाव होने हैं हरियाणा में, झारखंड में, उसके लिए कोई खास पैकेज नहीं दिया गया है। तो फिर ये रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए उन्होंने रखे हैं, और वो इंटर्नशिप वगैरह के लिए पैसा देंगे, और जो मध्य वर्ग के लिए है वो सैलरीड क्लास के लिए थोड़ा बहुत राहत दी गई है। परंतु किसानों को जो उन्होंने कहा था कि आय दुगनी कर देंगे या एमएसपी वाली बात थी, वो उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये कोई खास मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आएगा, और इसके कारण कॉरपोरेट को भी कोई खास लाभ नहीं मिला है। और शेयर मार्केट तो डाउन हुआ है, मतलब शेयर मार्केट एकदम से उसमें उछाल नहीं आया है। तो ऐसा लगता है कि ये बजट भले ही थोड़ा बहुत उसका किसी वर्ग के लिए कुछ होगा, पर आम जनता के लिए जो बहुमत है 80% भारत की आबादी है, उसको कोई खास लाभ इससे नहीं मिलने वाला है, ऐसा लगता है। अब यह है कि अगला जो बजट आएगा, पूर्ण बजट, उसमें कुछ न कुछ क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा सकती, परंतु इससे कोई खास बदलाव नहीं आएगा। हाँ, ये नितिन गडकरी की जो मंत्रालय है उसको सबसे ज्यादा पैसा मिला है, डिफेंस को उसके बाद मिला है। तो ये एक है कि रोड ध्यान रहेगा कहीं ना कहीं, ये रहेगा बनेगा। लेकिन रवि जी, आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया और झुंझुने लेकर खड़े हो गए, तो क्या केवल इस बजट को आप मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से देखकर प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर, या देश के पर्सपेक्टिव से वो प्रदर्शन था? देखिए लोकेंद्र जी, आज का जो ये बजट आया है, ये एन बजट है। एक तरफ एन से नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तरफ एन से निर्मला सीतारमन जी हैं, दूसरी तरफ इस बजट में नायडू जी हैं, चौथी तरफ नीतीश जी हैं, नालंदा है और न्यू टैक्स रिजीम है। इस बजट में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा बजट पॉलिटिकल बजट है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से, जहां से सबसे ज्यादा सांसद जीत करके गए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे प्रदेश को तो इन्होंने कुछ खास दिया ही नहीं है। जो इनको देना था वो इनके घटक दलों को दे दिया, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो पुराना एक गीत है, गैरों पे करम अपनों पे सितम, जहां से 10-10 सांसद छत्तीसगढ़ से मैं आता हूं वहां से जीत करके गए हैं, उनको कुछ भी नहीं दिया गया है। और दूसरी चीज, जो टैक्स स्लैब में उम्मीद की जा रही थी, इतनी आशाएं थी कि पिछला जो बजट आया था इंटरिम, उसमें कुछ खास नहीं था, चलो वो तो इंटरिम बजट था। इस समय खर्चे को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए अच्छी उम्मीद थी। आज से 10 साल पहले 1 रुपए जो था, आज वो 55 पैसा हो गया है, तो 45% 1 रुपए डी वैल्यू हो गया है। तो उसके हिसाब से लग रहा था कि हमें डिडक्शंस की छूट मिलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। न्यू टैक्स रिजीम में जो सैलरी क्लास है उनको 25,000 रुपए बढ़ा दे दिया गया, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, 2,000 रुपए प्रति वर्ष। आप मुझे वर्तमान महंगाई में बताइए कि जिस प्रकार से महंगाई चरम पर आ गई है, कैसे मीट आउट करेंगे? अगर सरकार पूरा कर लेकर के चली जाएगी तो एक आम व्यक्ति के लिए जीना बड़ा दुश्वार है। और महिलाओं की अगर आप बात करेंगे तो इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। और जो 2 चीज इन लोगों ने लाई है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कॉपी किए, हमारा योजना में था पहली नौकरी पक्की, उसको इन लोगों ने कॉपी करके देने की कोशिश की है।
तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार तो दे नहीं पाई और अब स्कीम लेकर के आ रही है। किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये बजट सिर्फ दिखावा है और दिखावे जो है। अभी हमारे साथ प्रवीण जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं एक रिएक्शन लूंगा। लेकिन प्रियंका जी, विपक्ष को आपने सुन लिया, आपने एक न्यूट्रल व्यू भी सुन लिया। लोग ये कह रहे हैं कि इसमें बजट में जो बातें कही गई हैं उसका फायदा बहुत मिनिमल है जो उनको मिलेगा, चाहे वो सैलरीड पर्सन के लिए हो। आपने स्लैब तो वही रखे हैं, अगर वो 1 रुपए भी उसकी सैलरी बढ़ गई 7 लाख से ऊपर, या जो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 का, तो फिर तो उस पर 3 लाख से मिलेगा। अब वो स्लैब क्यों नहीं फ्री करते हैं पूरी तरीके से? देखिए, जिस स्लैब्स की आप बातें कर रहे हैं, 3 लाख से लेकर के 7 लाख तक के स्लैब में जो 6 लाख तक की डिमांड की गई है, जिस तरीके से कहा गया कि कुछ किया जाता तो 75 होता, तो 3 लाख से 7 लाख के बीच में 6 लाख आता है, तो वो उसमें रिबेट्स में अपने आप इंक्लूडेड हो जाता है। कहीं पर भी टैक्सेशन का बेस को कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाता। ये एक अर्थशास्त्री के तौर पे हमारे साथ जो भाई साहब बैठे हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टैक्स स्लैब्स जो है बेस को कभी डिस्टर्ब किया जाता है। टैक्सेशन रिबेट्स अगर 87 की बात करते हैं हम, तो उसमें रिबेट्स को लेकर के आपके स्लैब्स में रिलैक्सेशन किया गया है। 17,500 रुपए तक का रिलैक्सेशन आपको वहां मिल जाएगा और भी दूसरे प्रोविजंस उसमें रखे गए हैं। तो टैक्सेशन की बात करी जाए तो रिलैक्सेशन न्यू टैक्स स्कीम में जरूर रखी गई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भाई साहब ने जैसे अभी चर्चा करी थी कि किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया, परंतु शायद उन्होंने ध्यान से इस विषय को नहीं पढ़ा कर किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है। तो वहां पर किसानों के लिए एक अच्छा संकेत बनता है। इसके बाद सूर्यघर योजनाओं को लेकर के प्रमोट करने के लिए जो हम लोग बार बार लगे हैं कि स्थायी ऊर्जा हमें चाहिए है, इलेक्ट्रिसिटी का विकल्प हमें तैयार करना है, तो सूर्यघर को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पे प्रोविजंस रखे गए हैं, जिससे कि दूसरे लोग उसको यूज करें। 300 यूनिट तक बिजली उसमें मुफ्त रखी गई है ताकि उसको और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। मोबाइल्स और मोबाइल चार्जर्स और दूसरी जो चीजें उन्हें सस्ता किया गया, जैसे आम जनता जो मोस्टली यूज करती है उनके लिए इससे बेनिफिशरीज होंगे। इसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि ये जो बजट है, मतलब क्योंकि जैसे लोगों का नजरिया होता है उसको पूरी सृष्टि वैसी ही नजर आती है। प्रवीण जी से मैं रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले ये सवाल उठ रहा है कि हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, यहां से केवल 1 सीट आप हारे 40 सीट में से, तो डायरेक्ट बेनिफिट क्या मिला इन दोनों प्रदेशों को? प्रियंका जी, हेलो। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को डायरेक्ट बेनिफिट क्या मिला है? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए जो प्रोविजन और बजट फाइनलाइज किए गए हैं, तो आपकी शायद जानकारी में ये बहुत अच्छे से होगा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश प्रायोरिटीज पे रहते हैं। तो और मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता भारत से बाहर जाकर के है, ठीक है, तो उनके लिए वहां पर भी प्रोविजन है। अगर MSME की अगर आप बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट्स की बात, और जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल ग्रोथ मध्य प्रदेश में लगातार बनी हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बेनिफिट्स हुए, और अभी जो समिट भी हुई थी जिसके कारण जो हमें बेनिफिट्स हुए हैं उसका यहाँ पर भी हमें फायदा देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम और चर्चा करना चाहते हैं, जैसे बहनों को आत्मनिर्भर करने के लिए जो बातें थी, लेकिन उसमें बजट में जो मैसेजिंग होती है ना, मैसेजिंग तो आंध्र प्रदेश बिहार को लेकर ज्यादा हुई है, उसको ही आज चर्चा का केंद्र भी बनाया गया है। उधर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से आपको सीट नहीं मिली तो उत्तर प्रदेश को भूल गए, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। खैर ये विपक्ष के सवाल है, लेकिन प्रवीण जी से मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा। प्रवीण जी, 2 सेक्टर जो सरकार के सबसे ज्यादा फोकस में दिखते थे पहले 10 साल में, डिफेंस और रेलवे, क्या वहां पर सरकार थोड़ी सी इस वक्त बैकफुट पर दिखी है? क्योंकि और स्टेट्स को काफी फंड दिया गया है, क्योंकि उनको लेकर उस तरह की घोषणाएं नहीं है। इवन जो डिफेंस का बजट एलोकेशन था इंटरिम बजट में, उससे भी कम इस बार रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं ये बात सही हो सकती है, चूंकि अभी हाइलाइट्स के आधार पर अभी बजट्स के जो प्रावधान किए गए हैं उसकी डिटेल स्टडी नहीं है, लेकिन जो हाइलाइट्स आज देखी है और चैनलों के माध्यम से और दूसरे लोगों से जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसके मुताबिक ये बात
ठीक प्रतीत होती है। लेकिन दूसरी ओर जो मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ग्वालियर से आता हूं और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं अगर व्यापारियों की दृष्टि से देखूं तो जो एमएसएमई में प्रावधान दिए गए हैं, मैं उसका बड़ा स्वागत करता हूं, जिसमें चाहे सिडबी बैंक की ब्रांचेस खोलने की बात हो, क्योंकि इस देश के अंदर अगर हमें एमएसएमई को बढ़ावा देना होगा, और एमएसएमई स्वरोजगार भी उत्पन्न करती है और अपना जो प्रोडक्ट है वो स्थानीय प्रोडक्ट को भी बढ़ावा देती है, तो एमएसएमई अगर बढ़ेगा और एमएसएमई के लिए जो एक पैकेज टाइप से दिया गया है, मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम है एमएसएमई के लिए। और एमएसएमई को बढ़ाने के लिए इसके अंदर सरकार को और भी अधिक चिंता रखनी होगी। इसके साथ मैं कई बार हम ये देखते हैं कि जब किसानों की बात आती है तो उनके ऋण माफी की या बिजली के बिल माफी की या एमएसपी की बात आती है। मैं सरकार आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कृषि जो है वो उसको एक अच्छा लाभ का व्यापार बनाने के लिए कृषि के अंदर तकनीक का इस्तेमाल कृषक करे और कृषि शिक्षा उनको मिले। तो आज के युग में जिस तरह से कृषि हो रही है और इस तरह से छोटे अभी हम लोगों ने एक परिचर्चा आयोजित की थी जिसके अंदर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आए, तो उन्होंने बताया कि छतों पे भी खेती हो सकती है। तो खेती एक अच्छा साधन हो सकता है और जो देश को हमारी आर्थिक संपन्नता भी दिलाएगा और किसान को खुशहाली भी दिलाएगा। और किसान खुश होगा तो मुझे लगता है कि व्यापारी भी खुश होगा, उद्योगपति भी खुश होगा, क्योंकि ये एक चेन है और एक चेन को जोड़ने के लिए सरकार ने जो योजनाएं दी हैं मैं उसका स्वागत करता हूं। इसके साथ युवाओं की अगर बात करूं तो युवाओं को एजुकेशन लोन से देकर उसको मुद्रा लोन के अंदर भी उसके अंदर प्रावधान में वृद्धि की गई है। तो जब युवा एक पढ़े लिख के अगर आ जाएगा और वो कोई अपना स्टार्टअप या कोई दूसरा व्यवसाय या एमएसएमई की ओर जाना चाहता है तो मुद्रा लोन की भी उसके अंदर बात की गई है। मैं एडी वाजपेयी जी से एक चीज समझना चाहता हूं सर, अब थोड़ा अगर उसको आप सिंप्लीफाई कर दें, जो हमारे पास क्योंकि 2 टैक्स रिजीम अभी भी हैं, अब बेनिफिशियरी किस में ज्यादा रहेगी, जो सैलरीड क्लास हैं उनके लिए? तो देखिए जो न्यू स्कीम आई है वो सर्टेनली बेटर है क्योंकि सिंप्लीफाइड है, किस प्रकार से कोई झंझट नहीं है। आपका 25,000 तक मुझे आपको इसमें डिडक्शन है, बाकी स्कीम्स बने हुए हैं उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। तो जो आम आदमी के लिए भी जो स्कीम आई है दैट इज मच बेटर जो बात बार आ रही है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं मिला है, उसमें बहुत सारी चीज आ गई है। एक क्रिटिकल मिनरल्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया है। ये मिनरल्स भी जो अधिकांश हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, इसके कारण भी कुछ सहायता हो जाएगी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और ये बात सच है कि भाई बिहार और आंध्र प्रदेश ने सहायता की, उनको विशेष तौर पर उनको देना था, लेकिन कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है भारतवर्ष का ऐसी स्कीम्स के कारण जो है। और बाग में तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश की बातचीत की, उत्तराखंड की बात की, आसाम की बातचीत की, बिहार की बात की, टूरिज्म की सारी बातें इसके अंदर नहीं है बजट में। तो कुल मिलाकर के फोकस्ड बजट है, देखिए माइक्रो रियलिटी और मैक्रो एस्पिरेशंस। एक आखिरी सवाल प्रियंका जी से मेरा जल्दी से, प्रियंका जी जो रेलवे है, क्योंकि ये लाइफलाइन है पूरे देश की, मध्य प्रदेश की भी है, छत्तीसगढ़ की भी है, इसको लेकर तो बहुत ज्यादा बजट में दिखाई नहीं कुछ, नहीं तो हर बार ये कहा जाता था कि हम वंदे भारत के लिए करेंगे, कोचेस के लिए करेंगे, इस बार बहुत ज्यादा उसकी चर्चा ही नहीं हुई कहीं पर। देखिए जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनके प्रोविजन एज इट इज हैं, तो रेलवे और रेलवे के जो स्टेशन है उनको अपग्रेड करना, टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना और उनके ऊपर कार्य करना, सरकार उसके लिए वचनबद्ध होकर सतत तौर पर प्रयास कर ही रही है। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि नयापन नहीं है। 2047 तक का विजन आप पहले खींच चुके हैं क्या अब उसमें कुछ नया नहीं करना है हमें? देखिए जो ऑनगोइंग है, अभी 1 साल का बजट होता है, उसको 2047 तक आप कहां तक ले जाते हैं मुझे नहीं मालूम, परंतु अगर हम बात करते हैं कि जिस सेक्टर्स के ऊपर ऑलरेडी अपग्रेडेशन चल रहा है उसके लिए स्पेशली मुझे नहीं लगता कि और भी वृद्धि किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो इसमें प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से शहरी विकास को अगर देखा जाए तो मेट्रोज जो है वो हमारी ऑनगोइंग स्कीम्स में है जिसको अपडेट किया जा रहा है। 30 सेकंड में जल्दी से रवि जी को दे देता हूँ, वो उंगली उठा रहे हैं। जी रवि जी।
हमारी वर्तमान सरकार भूल चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करूं, रोज ट्रेनें रद्द हो रही है। हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन जोन बिलासपुर है हमारा, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार तो पूरी तरीके से आउट हो चुकी है। रेलवे में क्या करेंगे? बजट की मैं एक बात करना चाहूंगा। एक बहुत ही खतरनाक चीज आई है, इन्होंने इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया है। पहले कोई व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी बेचता था तो उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था कि आपकी पुरानी संपत्ति है, इन्फ्लेशन के तौर पर आज उसकी कीमत निकाली जाती थी। पता नहीं क्या निर्मला सीतारमण जी के दिमाग में आया है, उन्होंने इंडेक्सेशन हटा दिया। ठीक है सर, मेरे पास समय नहीं है इसलिए रोक रहा हूं। ये पॉइंट आपने रहा, इसका जवाब नहीं ले पाऊंगा मैं। शुक्रिया, आप सभी जुड़े। देखिए, बजट एक ऐसी चीज होती है जिस पर चर्चा कई दिनों तक चलेगी अभी, और इसके नए नए जो पहलू हैं उन पर